नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 9 समानता के लिए संघर्ष पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हमारा जो संविधान है वो इस देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार देता है और इस समानता के लिए विभिन्न वर्गों ने किस प्रकार के संघर्ष किए हैं, कुछ उदाहरण इस पाठ में दिए गए हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अंसारी दंपति, मिलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। इन सब की कहानियों में जो बात समान है वो ये कि असमानता का व्यवहार इन सब के साथ किया गया। ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं? इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ खड़े नजर आए। क्या आपको अध्याय 1 की रोजा पार्क्स की कहानी याद है? क्या अध्याय 5 में स्त्री आंदोलनों पर पढ़े चित्रलेख आपको ध्यान है? इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। आप पुस्तक के पहले हिस्से में ही पढ़ चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। देश के हर वयस्क नागरिक को चुनावों के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है या बदलती है। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी और व्यक्ति के वोट की। लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता है। आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों के लापरवाही वाले रवैये ने कांता, हाकिम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया है। ये वे लोग हैं जो किस महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। इसी तरह देखें, एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है, बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और अनेक संसाधनों के सामने स्वयं को कमजोर पाती है और उनसे पिछड़ जाती है। स्वप्ना के पास भी पर्याप्त साधनों की कमी है और इसीलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ता है। यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत में बेचना पड़ता है। देश भर में मिलानी की तरह से घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं हैं जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का काम करती हैं। इसके बाद भी वे अपमानित होने को विवश है, क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती है। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और समाज असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। दूसरी ओर अंसारी दंपति को संसाधनों के न होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी। वास्तव में जब उनके पास किराया देने के पर्याप्त पैसे थे, तब भी वे एक मकान पाने के लिए महीने भर भटकते रहे। लोग उनके धर्म के कारण उनके मकान देने से उन्हें हिचकते रहे। ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया क्योंकि वे दलित थे। अब महिलाओं की बारी। तो महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण ये था कि वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या वे महिलाएं थी। धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भारत में आज भी असमानता का व्यवहार किया जाता है। गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं
कि ये तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी असमानता शुरू होती है। आपने पढ़ा है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधाओं के जैसे मिले जुले कारणों से पैदा होती है। भारत में ये एक वास्तविकता है कि जो गरीब है सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के हैं और इनमें भी विशेषतः महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या में 48.5% महिलाएं हैं, 14.2% मुसलमान हैं, 16.6% दलित हैं और 8.6% आदिवासी हैं। समानता के लिए संघर्ष। दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय से ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं। अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में अपनी एक विशेष पहचान बनाते हैं, क्योंकि समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए आगे आए जो उन्हें लगता था कि ये महत्वपूर्ण है। अध्याय 5 में आपने पढ़ा कि कैसे और किन तरीकों से समता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकार के लिए एक साथ आ खड़े हुए। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास है जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेती हर मजदूरों, झुग्गी वासियों के समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयां लड़ी। तो हमने अभी तक के पाठ में ये जाना कि दुनिया में भारत की बात नहीं करते हुए दुनिया की बात हम करेंगे कि दुनिया में किस तरह से असमानताएं व्याप्त है। असमानताएं धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे और लिंग के आधार पे असमानताएं हैं। हालांकि हमारे भारत देश के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया है कि वो अपनी जिंदगी सम्मानपूर्वक जिए और सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। और इसी समानता के लिए समय समय पर संघर्ष किए जाते हैं। और इसी संघर्षों में जो एक महत्वपूर्ण संघर्ष है वो है तवा मत्स्य संघ का संघर्ष। और इस संघर्ष के बारे में हम आने वाली कल की वीडियो में देखेंगे कि ये संघर्ष आखिर क्या था, किस तरह से तवा मत्स्य संघ ने अपने जो हक की लड़ाई है वो लड़ी और किस तरह से समानता के लिए उन्होंने संघर्ष किया। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। कल आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।